एक बूढ़ी माँ आई, एकदम झुकी हुई उनकी कमर, और वो आई, उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और वो रोने लग गई। बिटिया, हमको कोई नहीं पूछा था, कोई हमको देखता भी नहीं, अभी तुमने कितना ही सालों के बाद कोई एक निमंत्रण भेजा। खुशकिस्मती नहीं थी कि मैंने कश्मीर को आतंकवाद के बाद देखा। मुझे वहाँ न तो स्वर्ग दिखा न वहाँ सुंदरता थी। कि जब रेजांगला की बात होती है और 120 हमारे वीर जवानों की बात होती है, जिसमें से 112 ने अपने प्राणों की आहुति दे दी चाइना के 3000 सैनिकों को, लगभग 3000 सैनिकों को मारकर, तो कभी ये बात नहीं होती कि उनकी पत्नियों ने क्या सहा। पहले जब मेरे पति सेना में अच्छे ओहदे पे कमांड कर रहे थे, तब मैं उन परिवारों का ध्यान रखने जाती थी। जब ये बॉर्डर पे चले गए तो मैं उन्हीं क्वार्टर्स में रहने आई और मेरा ध्यान रखने के लिए। दूसरी तरफ वाली महिला ने 2 बार और फोन किया, लेकिन जब हर बार चारुलता ने फोन उठाया तो उसने फोन काट दिया। चारुलता को गुस्सा आ गया और वे सोचने लगी कि आखिर ये महिला कौन है जो उनके पति के बारे में इतनी पूछताछ कर रही है लेकिन बात नहीं करती है। अंत में चौथी बार जब उनकी सास ने फोन उठाया तब उन्हें बताया गया कि आपका बेटा मेजर आचार्य वो शहीद हो गए हैं। मुझे ये बहुत अफसोस होता है जब ये एहसास होता है कि बहुत अवेयरनेस की कमी है हमारी जनता में, डिफेंस सर्विसेज को लेके, सोल्जर्स को लेके, उनकी फैमिलीज को लेके, स्ट्रगल्स और सैक्रिफाइसेस को लेके। अभी आप मुख्यमंत्री जी को सुना, उसके बाद चंद्र प्रकाश जी थे, थोड़ा हम इतिहास और मिथक की ओर गए, फिर अभी किशन जी थे जिसमें सिनेमा भी आया, राजनीति भी आई। लेकिन ये जो एक सेशन है मेरे लिए, तो चूंकि हिंदी का विद्यार्थी होने के नाते, पत्रकार होने के नाते, कई अर्थों में वो कई खिड़कियां खोली हैं उसने, जब मैंने आपके बारे में पढ़ा या थोड़ा, और आपको बहुत आनंद आएगा आप अगर इधर ध्यान देंगे और समझेंगे कि आज जिस चीज़ पर हम बात करने वाले हैं वो हम सब के लिए कितना एक गर्व और भावनाओं का विषय होता है। तो मैं सबसे पहले परिचय कराना चाहूँगा, मेरे बिल्कुल बगल में बैठी हुई हैं श्रीमती अमरीन जैदी, जिनकी विशेषता है कि जो सेना का वह पक्ष, एक तो मैं आग्रह करूंगा कि ज़रा थोड़ा शांति रखें प्लीज़ पीछे, और वो जो सेना का एक पक्ष है जिसमें हम बात करते हैं तो उनकी बहादुरी की बात आती है, तोप की, गोलों की बात आती है, लेकिन महिलाएं वो हर घर की ताकत होती हैं, आधार होती हैं। सेना में ये और बढ़ जाता है। तो वो जो वीर नारियां हैं जिनके पति शहीद हो गए, जो चले गए, वो उन्होंने ज़िंदगी कैसी अपनी बसर की, क्या उनके लिए जो मुश्किलें आई उस पर बहुत अच्छा लिखा है अमरीन जी ने। उसके बाद वंदना यादव जी हैं, अमरीन जी लखनऊ से हैं, वंदना जी मूलतः हरियाणा की हैं, दिल्ली में रहती हैं, अमरीन जी भी अब दिल्ली में ही रहती हैं, और उनके कई परिचय हैं, उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, किताब लिखी है। जो मुझे बात वंदना जी की सबसे उल्लेखनीय लगी, क्योंकि मेरा वो पसंदीदा विषय है, मैं उस पर बात भी करूँगा, और वो यात्रा वृत्तांत है, ट्रैवेलॉग, आपने सिक्किम पे लिखा है। तो हम इस बातचीत को शुरू करते हैं। आप तक ज़रूर आएंगे, आपके मन में जो सवाल हों उसको ज़रूर पूछिएगा, तब तक अपने सवाल बनाइए। एक हाथ उठा देंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, हम सवाल ले लेंगे। अमरीन जी, मैं सबसे पहले मतलब एक आपको पहले बताऊं, जो ये सेना पर वीर नारियों पर लिखती हैं, लखनऊ में जहां सेंट्रल कमांड है, या कह लीजिए कि जो पीस कमांड है, कि जब वॉर नहीं होती या वैसी स्थिति नहीं होती तो लोग वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पर आर्मी की वाइफ्स के लिए, जिनके पति मोर्चे पर हैं, उनके लिए, उनके परिवारों के लिए कुछ रिहाइशें बनाई गई हैं जिसका नाम है SF क्वार्टर्स, SF एरिया, सेपरेटेड फैमिलीज एरिया उसको बोलते हैं। उस नाम से मेरी बहुत सहमति नहीं है, और मैं अमरीन जी से आग्रह करूंगा कि रक्षा मंत्री जी से जब उनकी भेंट हो या आगे कभी, तो जैसे हम वॉर विडोज को वीर नारियों पे ले आए हैं, वैसे ही कभी सेपरेटेड फैमिली से ऐसा लगता है कि उनको थोड़ा हमने अलग कर दिया है, जबकि ऐसा नहीं है, कुछ उसका नाम बदल जाए। तो आपने जो कलम चलाई, जो पति
या पुरुष चला गया, उसके पीछे जो पत्नी रह गई, ये प्रेरणा कहाँ से मिली, ये लिखने का विचार कहाँ से आया? सर एक्चुअली मेरे खुद के हस्बैंड आर्मी में हैं, जी। आर्मी ऑफिसर हैं, और उनके साथ रह के आपको पता है हमारा जीवन कैसा होता है, हर 2 साल में 1.5 साल में पोस्टिंग्स हो जाती हैं, तो आर्मी की बहुत वेलफेयर स्कीम्स चलती हैं, वो सब होता है। उसके दौरान मेरी मुलाकात हुई ऐसी लेडीज़ से, वीर नारियों से, और हर एक की कहानी अलग होती थी। हम लोग की वर्कशॉप्स होती थी, उनको कुछ सिखाते थे जी, तो सिखाते थे ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, कुछ 4 पैसे एक्स्ट्रा कमा सकें। ये एक ट्रेनिंग वर्कशॉप्स होती थी, उसमें उन लोगों के साथ बैठना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। तब मुझे लगा कि अगर महाराष्ट्र की है लेडी तो उसका स्ट्रगल अलग है, यूपी वाली का बिल्कुल ही अलग है, उधर नॉर्थ ईस्ट की अगर विडो है उसका कल्चर, उसकी दिक्कतें बिल्कुल अलग हैं। तो मुझे लगा इसके बारे में लिखना चाहिए, और मैं आज आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि मैं अयोध्या को अपनी कर्म भूमि मानती हूँ, क्योंकि एक बार अवध विश्वविद्यालय में अयोध्या में मुझे बुलाया गया था एक टॉक के लिए, और मैंने बस वीसी सर से एक बात की रिक्वेस्ट की थी कि सर आपकी डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी वीर नारियाँ हैं क्या उनको भी बुला लें। सर ने कहा अरे यहाँ पे है क्या सैनिकों की पत्नियाँ, हमें नहीं पता था, हम पता कराते हैं, आप थोड़ी मदद कर दीजिए। वहाँ जो लोकल थे कुछ सैनिक, उनसे बात की, उनका नंबर्स निकलवाए हमने, और आप यकीन नहीं मानेंगे वहाँ पे 22 वॉर विडोज थी, वीर नारियाँ थी। वो लोग आई मेरे फंक्शन में, सबको मेरे लिए उस फंक्शन के मायने बदल गए। मैं सिर्फ उन वीर नारियों को वेलकम करने के लिए और उनके साथ वक्त बिताने के लिए ज़्यादा आतुर थी। मैं ऑडिटोरियम के गेट पे खड़े होकर उनको वेलकम करने के लिए खड़ी हो गई। एक के बाद एक सब लोग, वो लोग आ रहे थे, बच्चे उनको अंदर लेके जा रहे थे। एक बूढ़ी माँ आई, एकदम झुकी हुई उनकी कमर, और वो आई, उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और वो रोने लग गई। बिटिया हमको कोई नहीं पूछा था, कोई हमको देखता भी नहीं, अभी तुमने कितना ही सालों के बाद कोई एक निमंत्रण भेजा। तो रोने लगे, उनके साथ साथ मेरे आंसू गिरने लगे। मैं उनके साथ बैठ गई तो पता चला उनके हस्बैंड शादी के 2-2.5 साल के बाद 1962 वॉर में शहीद हो गए थे, 1 साल का बच्चा इनके साथ छोड़ के। और उनको थोड़ा बहुत जो भी कॉम्पनसेशन मिला वो तो मिला, लेकिन लैंड मिलनी थी उन्हें जो आज तक तब तक नहीं मिली थी। तब ये जो एक आग अंदर जल रही थी कि वीर नारियों के ऊपर लिखना है, इसने और लौ पकड़ ली, एकदम तेज हो गई कि नहीं। तो पहले तो वो भागीरथी देवी जी जो मुझे मिली थी, पहले मैं उनके लिए भिड़ गई। मैं हमेशा कहती हूँ आई राइट एंड आई फाइट फॉर माई सोल्जर्स एंड देयर फैमिलीज, कि माँ को ये कॉम्पनसेशन मिले, माँ को उनकी लैंड मिले अयोध्या में। किताब आई, माँ की स्टोरी मीडिया ने उठा ली, मैंने भी जहाँ बोला भागीरथी जी के बारे में बोला, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को पता चला, और माँ को उनकी इतने सालों के बाद लैंड मिल गई। तो मुझे इस बात पे बहुत होता है कि फाइनली जैसे उनके बेटे को लगता था कि माँ के जीवन में उनको उनका कॉम्पनसेशन पूरा मिल जाए, वो हम पूरा कर पाए। ये एक ताकत होती है कलम की कि आप दूसरों तक ले जाए। तो मुझे जो भी मंच मिलता है मैं यही बातें करती हूँ। देखिए, लेखक तभी रचना कर पाता है जब वो उसके साथ जुड़ाव महसूस करता है। अमरीन का अर्थ होता है आकाश, जो सबको समेट कर रखता है। ये बताते हुए इनका जुड़ाव जो है वो खुद भी थोड़ा सेंटिमेंटल या भावनाओं के उधर गई। लेकिन मैं भी आपकी तरफ आते हैं, मैं अभी वंदना जी से पूछना चाहूँगा। वंदना जी, अपने देश में महिलाओं ने बहुत लिखा है और बहुत बड़े नाम है, मैं यहाँ पे किसका नाम लूँ, बहुत अच्छा लिखा है। राहुल सांकृत्यायन इसी पूर्वांचल के हुए, और वो ये कहा करते थे कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी कर रही भी तो ये नौजवानी फिर कहाँ। तो घूमो, उनका एक निबंध है अतातो गुमक्कड़ जिज्ञासा। महिलाओं ने बहुत लिखा, अलग अलग विषयों पे लिखा। यात्रा वृतांत महिलाओं के नहीं मिलते, वो उन्होंने नहीं लिखे। तो ये कैसे लिखने का इरादा आपके ने किया और कैसे ये मन में बात आई? क्योंकि कितना घूमा होगा आपने, कितना, थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो गोरखपुर की धरती को मेरा प्रणाम। आप सब ने बड़े धैर्य रखा सुबह से अब तक, और अब भी हमारे लिए बैठे हैं, उसके लिए आप सबका आभार। और जागरण ने इतना सुंदर कार्यक्रम किया है, तो ये संवाद इसी माध्यम से हो पा रहा है संभव। इसके लिए मैं जागरण का धन्यवाद भी करती हूँ और उसे बधाई भी देती हूँ। आपने बहुत सुंदर सवाल किया।
कुछ बीज बचपन में ही पड़ जाते हैं। मेरे पापा कहा करते थे, अब वो नहीं हैं, वो कहा करते थे कि तुम्हारे पास बहुत से जेवर ना हो, तुम्हारे पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ना हो, पर तुम्हारे पास यादों का ज़ख़ीरा होना चाहिए। तुम इतना घूमो, इतना दुनिया को देखो, इतना पढ़ो कि लगे कि इस व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो यानी एक बार में बहुत सी संस्कृतियों से रूबरू होने को मिल रहा है। पापा एक गवर्नमेंट टीचर थे, हम लोग खेतीहर लोग हैं, हरियाणा के हूँ मैं, ठीक ठाक था घर में सब कुछ। तो पापा हर छुट्टियों में बाहर घुमाने ले जाते थे। अपने सीमित साधनों से उन्होंने जो घुमाया, बीज वहाँ से पड़े। शादी एक आर्मी ऑफिसर से हो गई, तो घर तो फौजियों का एक बंजारों जैसा जीवन होता है। हर 2 साल में 2.5 साल में हमारे बक्से बंद हो जाते थे, सामान पैक करके हम अगली स्टेशन पे चले जाते थे। तो वो बीज जो बचपन में मुझे पड़ा था वो इस तरह था कि जब हमारी झांसी पोस्टिंग आई तो झांसी के आसपास जो है सब देख लिया। सिलीगुड़ी से आगे हम लोग एक जंगल में थे तो उसे हम सिलीगुड़ी कह देते हैं, पर दिवाली की शॉपिंग के लिए हमें गाड़ियां मिलती थी और हम तकरीबन काफ़ी लंबा रास्ता पार करके सिलीगुड़ी आते थे। तो आप ये देखें कि उस जीवन में मुझे आसपास जंगल दिखाई देते थे, तो मैंने वो भी देख लिए। तो जहाँ जहाँ जो मौका मिला मैंने वो सब देखा। और क्योंकि धरती का स्वर्ग कहा जाता है कश्मीर को, मेरी ये कह दें कि खुशकिस्मती नहीं थी कि मैंने कश्मीर को आतंकवाद के बाद देखा। मुझे वहाँ न तो स्वर्ग दिखा न वहाँ सुंदरता दिखी, क्योंकि मैं एक सैनिक की पत्नी हूँ तो मेरे लिए बाहर निकलना यानी बाउंडेशन थी कि मैं बाहर नहीं जा सकती थी। सिक्योरिटी के साथ जाऊँगी और इतनी पॉलीथीन, चारों तरफ इतना बाजारवाद कि आदमी पहुंचता बाद में है, वो लोग आपको एक सामान की तरह तोलने लगते हैं कि इसकी जेब से क्या निकलवा लें। और बहुत सी भवन बन गए हैं, बहुत सी इमारतें बन गई हैं, होटल बन गए हैं। मुझे वो कुछ रास नहीं आया। मुझे ऐसा स्वर्ग चाहिए था जो भारत की ज़मीन पर हो, जहाँ मुझे पासपोर्ट न देना हो और वाकई वो स्वर्ग हो। तो स्वर्ग कैसा होता है? वो कल्पनाओं में होता है। खूबसूरत होगा, आसमान साफ होगा, सुरक्षा होगी, महिला होने के नाते मुझे सुरक्षित महसूस हो। मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग थी गैंगटॉक में। मैं वहाँ गई, यकीन मानिए मैंने सिक्किम को जितनी बार जाके देखा और जितने करीब से देखा। हम लोग दिल्ली वाले लोग हैं जहाँ निर्भया हो चुका था, जहाँ आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं कि न सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुष भी असुरक्षित महसूस करते हैं। उसी दिल्ली की एक महिला सिक्किम में पहुंच के ये महसूस करती है कि रात को 1 बजे भी कोई दिक्कत होगी तो कोई न कोई आपकी मदद के लिए आ जाएगा। वो लोग ये जानते हैं कि उनके पास देखिए पहाड़ हैं जहाँ ज़मीन पे कोई खेती नहीं होती, वहाँ पे कोई उद्योग नहीं लगा है, कोई बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं हैं। वो लोग ये समझ गए हैं कि यदि टूरिस्ट नहीं रहा तो हमारे पास जो भोजन का तरीका है, कमाने का जरिया है, वो नहीं रहेगा। वो लोग इतना ध्यान रखते हैं टूरिस्ट का। फिर वहीं पे मैंने ओल्ड सिल्क रूट देखा, जो पुराना सिल्क मार्ग है। मैंने पाकिस्तान बॉर्डर देख रखा था, पर मैंने वहाँ से चाइना बॉर्डर देखा और मुझे ये कहते हुए बड़ा फक्र होता है कि उनके पास अपने कॉन्फ्रेंस करने के हॉल भी नहीं है, वो हमारे भारत में आते हैं कॉन्फ्रेंस करने के लिए। तो वो एक गर्व था मेरे भीतर। और जब मैं वहाँ से लौट रही थी तो हम लोगों को आदत होती है, सैनिक परिवारों से जो यहाँ पे हैं वो ये जानेंगे कि पति हमेशा साथ नहीं देते, क्योंकि उन्होंने देश को साथ देने की कसम हमसे पहले खा ली थी। हमारी शादी तो बाद में हुई। तो जब मुझे वापस आना था, बागडोगरा के लिए निकल रही थी, तो रात तक प्लान था कि हस्बैंड मुझे ड्रॉप करने आने वाले हैं, मुझे और मेरे बच्चों को। हुआ ये कि सुबह वो यूनिफॉर्म पहन रहे थे, मैंने सोचा यूनिफॉर्म में चलेंगे। उन्होंने मुझे विदा किया एक गाड़ी में, कोई ऑफिसर आ रहे थे नीचे तक। उन्होंने कहा तुम इनके साथ जाओ, मुझे कहीं और जाना है। हमारी ट्रेनिंग ऐसे होती है कि हम सवाल तो पूछते नहीं। वापस लौट के दिल्ली पहुंच के मैंने फ़ोन किया कि कैसे हैं आप, तो ठीक से बात नहीं हो पा रही थी। और जब बात हुई तब मुझे पता लगा कि गलवान घाटी भारत का हिस्सा है। मेरे हस्बैंड वहाँ पे पोस्टिंग जा चुके थे। ये मेरा अनुभव रहा। तो सैनिक की पत्नी के नज़रिए से मैंने ये यात्रा वृतांत लिखा है। एक तो समानता आप दोनों में ये एक और आई कि दोनों आर्मी बैकग्राउंड से हैं, दोनों के हस्बैंड्स आर्मी में,
लेकिन एक जो मेरा अपना निजी विश्वास है, और वो फिर आज बहुत पुख्ता हुआ, कि दोनों जो हैं उनके पिता शिक्षक थे, और शिक्षक की जो संतान होती है वो बहुत ज़मीन से जुड़ी होती है। आप कभी भी देखिएगा, और वो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं, अभी उन्होंने किताबों के बारे में बड़ी खूबसूरत बात की कि मुझे मतलब यादों, जब भी कि सब कुछ कमाओ लेकिन यादों का ज़ख़ीरा अगर आपके पास है तो वो आपके पास बहुत कुछ है। ये टीचर्स की जो फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, वो लेकर आते हैं। मैं इसके पहले कि आगे बढ़ूं, मैं एक छोटी सी बात, एक सुप्रिया नाम की एक महिला है जिनके पति आर्मी में शहीद होते हैं, घायल होते हैं, उनका ऑपरेशन होता है। इस किताब में, आपकी किताब इंग्लिश में आई है, उसका एक अनुवाद है, वीर नारियां प्रभात से है, आपको पढ़ना चाहिए इसे लेकर के, ये किताब है। और इसमें वो जो सुप्रिया हैं, उनके पति घायल हुए हैं, घायल होने के बाद वो ओटी में हैं, और उस ओटी में ऑपरेशन हो रहा है, और सुप्रिया बाहर बैठी हैं, और उसके बाद उनके आते हैं उनके परिवार के लोग, उनके पिता और देवर। और अब मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगा, आप देखिएगा। थोड़ी देर बाद सुप्रिया ने देखा कि उनके पिता और देवर उसकी ओर आ रहे हैं। उन्होंने आकर सुप्रिया को बताया कि महेश, उनके पति का नाम था, ऑपरेशन थिएटर में जंग हार गए हैं। डॉक्टर्स ने आकर हमको जानकारी दी। सुप्रिया सुन्न हो गई, वे अंदर तक हिल गई थी, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसी उलझन में दिन बीत गया। उन्हें अंतिम संस्कार के लिए शव को अपने गृहनगर ले जाना था, और सुप्रिया को अपनी पूरी गृहस्थी समेट कर वो जगह छोड़नी पड़ी थी। उनके रेजिमेंट के लोगों ने सुप्रिया की मदद की। इसके बाद 4-5 लाइनें और हैं, लेकिन मैं थोड़ा छोड़ के बताता हूँ। एक दर्दनाक अलगाव था जिसे सुप्रिया बहुत असहज महसूस करती थी। महेश के साथ होने की उनकी इच्छा हर दिन और भी बलवती हो जाती। उन्होंने वर्षों तक प्रार्थना नहीं की। अब आप सोचिए कि एक महिला जिसका पति चला गया हो, उसके मन में कैसे कैसे भाव आएंगे। बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है, उन्होंने वर्षों तक प्रार्थना नहीं की। उन्हें लगता था कि ईश्वर कितना निष्ठुर हो गया। उन्हें लगता था कि ईश्वर कितना निष्ठुर हो गया जब उसने ऑपरेशन थिएटर के बाहर प्रार्थना कर रही सुप्रिया की प्रार्थनाओं को नकार दिया। फिर आगे है कि सुप्रिया ने भी जिंदगी की सच्चाई को स्वीकार किया और अपने को ढाला और आगे। इस किताब में ऐसी अनेक कहानियां हैं। एक मैं और भी आपको पढ़ूंगा, बताऊंगा थोड़ा, लेकिन मैं अम्बरीन जी से जानना चाहूँगा कोई एक ऐसी कहानी जो उन्हें याद आती हो, संक्षेप में थोड़ा अगर हम लोगों को बताएं, जिसने उनको थोड़ा अंदर तक हिलाया हो, थोड़ा परेशान किया हो, या वो ऐसी कहानी जो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर सके, उनकी प्रेरणा बने। कुछ एक ऐसा आप बताना चाहें। कई कहानियां हैं, अगर आप ये किताब पढ़ेंगे तो, और हर एक को पढ़ के एक नया एहसास होता है। लेकिन अभी जैसे आपने कहा जो इंस्पायर कर सके, तो एक महाराष्ट्र की कहानी बताऊंगी मैं आपको। उषा घटगे जी की थी, और उनके हस्बैंड फौज में थे, सूबेदार थे, और उनके 5 लड़कियां हुई। अब 5 लड़कियां सुन के गांव वाले बड़े विचलित हो गए, आके उनको राय मशवरा देते थे कि इस तांत्रिक के पास चले जाओ, वो पंडित जी के पास चले जाओ। ये कुछ लोग दबे लफ्ज़ों में ये भी कहते थे कि दूसरी शादी कर लो, लड़का हो जाएगा। सूबेदार घटगे हमेशा ये कहते थे कि नहीं, ये मेरी 5 लड़कियां मेरी 5 पांडव हैं। और रात के अंधेरे में अपनी वाइफ उषा से कहते थे, पूरा जीवन चाहे 2 साड़ियों में निकाल दो, लड़कियों की शिक्षा बहुत अच्छी होनी चाहिए। कुछ हुआ और इन द लाइन ऑफ ड्यूटी सूबेदार घटगे की डेथ हो गई। एक पहाड़ तो टूट ही जाता है, एक पूरा परिवार परेशान हो जाता है, दुख हो जाता है। तो वो सब रीति रिवाज सारे जब चल रहे थे, उषा एक रोबोट की तरह सब कर रही थी, अंदर अंदर बहुत परेशान थी। कुछ दिन बाद जब सब कुछ हो गया तो उन्होंने अपने परिवार वालों को बताया कि वो सतारा में के पास एक विलेज था, वहाँ रहती थी। अपने फैमिली को बताया कि मैं अपनी बच्चियों के साथ सतारा शिफ्ट होना चाहती हूँ। सब लोग परेशान हो गए, सब ने मना किया, बड़े बुजुर्गों ने, कि 5 लड़कियों के साथ, अभी तुम्हारी भी क्या उम्र है, तुम अकेले जाके शहर में कैसे रहोगी। कहते कैसे भी रहूँगी, बट मुझे जाना है और लड़कियों को पढ़ाना है, यही मेरे पति की इच्छा थी। वो चली गई। थोड़ी बहुत पेंशन आती थी, उन्होंने घर में सिलाई करना सीखी और लोगों के कपड़े सिलने शुरू किए, उससे और एक्स्ट्रा इनकम आती थी, और वो लड़कियों को पढ़ाने लग गई।
आज की डेट में उनकी सबसे बड़ी जो लड़की है वो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है। दूसरी लड़की दुबई में बिजनेस कर रही है, बहुत अच्छा। और थर्ड जो बेटी है उसने वो एयर होस्टेस है एक अच्छी एयरलाइंस के साथ। चौथी लड़की ने MBA करके असिस्टेंट प्रोफेसर है औरंगाबाद में। और फिफ्थ ने अभी MA साइकोलॉजी की है और उसको जॉब मिलने वाला है। तो एक तरह से 5 पांडव वाली बातें जो उनके पिता कहते थे इन लड़कियों ने पूरी करके दिखाई। तो ये कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं इस परिवार से जुड़ी हुई भी हूँ अभी तक कि लड़कियाँ कुछ भी वो लोग अचीव करती हैं, मुझसे शेयर करती हैं, मुझे लगता है जैसे मेरी अपनी बेटी ने कुछ अचीव कर लिया। ये प्यार का रिश्ता है उनके साथ। देखिए, पिता ने कभी सोचा नहीं होगा कि जब वो 5 पांडव कहते थे कि वो बाद में निकल करके कैसे पिता की कल्पना को साकार करेंगी। वंदना जी, मैं आपके पास आता हूँ। आपने एक उपन्यास लिखा है कितने मोर्चे, एक आपका उपन्यास है शुद्धि, एक कहानी कर्फ्यू है, एक चुगली। तो नाम से थोड़ी सी उत्सुकता चुगली के बारे में बन रही है। अगर थोड़ा आप बताना चाहें कि वो किस बारे में है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है कहानी की। ये बाल उपन्यास है, इसका शीर्षक है चिखुरी। अच्छा, चिखुरी। अच्छा अच्छा। पहले मैं कितने मोर्चे के बारे में 2 पंक्ति कहना चाहूँगी कि आज तक देखिए शौर्य की कोई परिभाषा नहीं है। हम रामायण पढ़ते हैं, वहाँ शौर्य की बेहतरीन अभिव्यक्ति हमें मिलती है। महाभारत काल की जो जितने युद्ध थे शौर्य से, और महिलाओं के किरदार भी आप उसमें देखें। इसी तरह अगला जो स्टेप आता है वो हमारे सामने आता है, रानी लक्ष्मीबाई का आता है। इसी तरह आगे हम जितना बढ़ते जाते हैं, भारत में शौर्य की, वीर गाथाओं की कोई कमी नहीं है। दिक्कत कहाँ होती है कि जब रेजांगला की बात होती है और 120 हमारे वीर जवानों की बात होती है, जिसमें से 112 ने अपने प्राणों की आहुति दे दी चाइना के 3000 सैनिकों को, लगभग 3000 सैनिकों को मारकर। तो कभी ये बात नहीं होती कि उनकी पत्नियों ने क्या सहा। क्या वो भीरू थी, क्या वो डरपोक थी, क्या वो कायर थी? नहीं, उनके जीवन के भी युद्ध रहे और वो उन युद्धों में विजयी हुई। मैं रेजांगला के ऐसे ही एक शहीद की पत्नी से मिली और वो उस समय गर्भवती थी। पति का उस समय कारगिल के बाद से आप सब कुछ मालूम होगा कि कारगिल युद्ध के समय से हमारे शहीदों के पार्थिव शरीर घर आने लगे थे। उससे पहले उनकी जहाँ पे मृत्यु हो जाती थी या शहादत होती थी, वहीं पे अंतिम क्रिया हो जाती थी। तो इन शहीद की अंतिम क्रिया वहीं हो गई। अब इस महिला को कुछ ना मालूम नहीं था। इनके ससुर थे घर में अकेले और उन्होंने कहा कि बिटिया तू दूसरी शादी कर ले। और ये प्रेग्नेंट थी। इन्होंने कहा कि नहीं पिताजी, मैं आपके बेटे का नाम आगे बढ़ाऊंगी। ठीक है। अब वो एक जॉइंट फैमिली थी। ये बाद में इन्होंने दूध भी बेचा भैंस का और जैसे भी गुजारा किया। पेंशन भी नहीं बंधी थी इनकी। अब खेती में कितना पैसा आता है, थोड़ा बहुत आता है। बेटा बड़ा हुआ, बेटे को गवर्नमेंट जॉब मिल गई, स्कूल टीचर बन गया वो। तो एक दिन उसने कहा कि माँ ये सारी हवेली खाली पड़ी है, हम भी अपना हिस्सा देख आए। वो देखने गए तो वहाँ मिट्टी में दबा हुआ, मिट्टी होती है हमारी तरफ, काला चना बहुत पैदा होता है। तो काले चने को आप कैसे प्रिजर्व करेंगे? बालू रेत में। तो बालू रेत में उन्हें एक पीतल का टिफिन मिला, उस पे उसके फादर का IC नंबर लिखा हुआ था। ये लोग आर्मी स्टेशन में गए, इन्होंने दिया और वो पीछे तक की पेंशन मिली इन्हें। आप देखिए कि उस महिला की शौर्य गाथा, क्या वो आसान नहीं था दूसरी शादी करके एक सुखमय जीवन बिता लेती? तो मुझे ऐसे ऐसे किस्से मिल रहे थे, लगातार वो महिलाएं दिख रही थी। वहां से शुरू हुआ कितने मोर्चे लिखने का सफर। कि अभी आपने कहा कि SF क्वार्टर, सेपरेटेड फैमिली क्वार्टर्स, हाँ ऐसे क्वार्टर्स में अकेली महिलाएं रहती हैं जिनके पति बॉर्डर पे होते हैं। और पहले जब मेरे पति सेना में अच्छे ओहदे पे कमांड कर रहे थे, तब मैं उन परिवारों का ध्यान रखने जाती थी। जब ये बॉर्डर पे चले गए तो मैं उन्हीं क्वार्टर्स में रहने आई और मेरा ध्यान रखने के लिए अन्य महिलाएं आती थी। तो उन महिलाओं की कहानी है कितने मोर्चे उपन्यास में। आपने चिखुरी का पूछा, हाँ। तो चिखुरी वही गांव देहात की एक गिलहरी है। अर्थ इसका बताइएगा। सॉरी, क्या चिखोली? चिखुरी, हाँ, क्या मतलब हुआ इसका? एक चिखुरी का पर्यायवाची है गिलहरी। गिलहरी, हाँ। गिलहरी, ठीक है। और चिखुरी एक ऐसी
कि लहरी की कहानी है जो नहीं जानती कि वो खेत में है, खलियान में है, गांव में है या देहात में है या शहर में है, पर वो ये जानती है कि एक इंसान है जो उसका मित्र है और उसका ध्यान रखता है। अब ये प्रकृति से जुड़ी हुई कहानी है। मुझे लगता है ये बालकों के साथ साथ उनके मम्मी पापा को जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे परिवार से हूँ जहाँ अभी आपने बता ही दिया कि हम शिक्षक की बेटी हूँ। मैंने देखे हैं मेरे गांव में भरे हुए लबालब तालाब, वो सीमेंट के नहीं बने हुए थे, ना उनके नीचे प्लास्टिक की चादरें बिछाई गई थी। वो कैसे जिंदा रहते हैं ये मैंने अपने बचपन में सीखा था, और मैंने इस किताब में वो सारी बातें लिखी हैं कि किस तरह सूखा गोबर को चूरा बना के और चूना मिला के, जो चूना हम दीवारों पे पेंट करते हैं, वो पानी में घोल बना के बहा दिया जाता है जब तालाबों को भरते हैं, और एक वाटर प्रूफिंग का काम हो जाता है। तो इस तरह की बहुत सी कहानियां मेरी हर एक कृति में मिलती है, क्योंकि मैं, वो कहते हैं ना, जिसने अनुभव बहुत लिए होते हैं उसके पास बहुत सा होता है बोलने के लिए। जैसा वंदना जी बता रही हैं, उनको सुन के लग रहा है कि उन्होंने उसके लिए बड़ी खाक छानी होगी लिखने के पहले। मैंने जैसा आपसे कहा था, थोड़ा सा एक और मैं आपको, फिर अभी आपकी तरफ आते हैं। मैंने जो पढ़ा और उसको पढ़ के मैं तो बहुत ही वो हो गया, और मैं आपको बस 1 मिनट लगेगा। जब तक आप देख रहे हैं मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं किसी भी प्रोफेशन के अगेंस्ट नहीं हूँ, फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि हमारे बच्चे आज रील के ज़माने में पैदा हुए हैं। सारा दिन मोबाइल पे स्क्रॉल करते हैं और रील देखते हैं, और वहाँ पे क्या है कि कोई भी आके किसी भी हिंदी गाने पे नाच रहा है और रील बना रहा है, और वो बस वायरल हो जाना चाहता है। आज हमारे देश में वीरता की कमी नहीं है, शौर्य की कमी नहीं है, हाँ सही डायरेक्शन की कमी है। प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि जब मैंने अपनी माँ से, हमारे घर में जब टीवी आया, मैं शायद 9th में थी या 10th में थी, तब टीवी आया, और उसका एक टाइम था कि न्यूज़ देखनी है और न्यूज़ के बाद कोई एक चीज़ मिलेगी। अच्छा, बच्चे गलतियाँ करते हैं, हम गलती कोई कर देते थे, मैं और मेरी बड़ी बहन, तो हमारा वो चित्रहार छिन जाता था, वो साप्ताहिक रविवार की एक फिल्म आती थी वो छिन जाती थी। मुझे लगता है वो बहुत अच्छा तरीका था। हमारे घर में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जो रोज़ बढ़ जाती थी, रोज़ किताबें उसमें नई आती थी। अपने बच्चों के साथ, क्योंकि देखिए आपके बच्चे आपकी जिम्मेदारी हैं, टीचर की नहीं है। टीचर के पास 30 मिनट में 45-50 बच्चे होते हैं, वो आपका भविष्य है, देश का भविष्य आपके हाथों में है। आप उन्हें रील देखने से बचाइए, आप उनके साथ समय बिताइए, उनको उन वीरों की कहानी सुनाइए। एक बात बताएं कि हमें अगर चोट लगती है छोटी सी, हमें खून आता है, हमें दर्द होता है, उन मतवालों ने कैसे अपनी जान दे दी भारत को आज़ाद करने के लिए, उनकी कहानियाँ सुनाइए ना। उन महिलाओं की कहानियां सुनाइए जो किसी की विधवा होने के बावजूद किसी की पत्नी होने का नाटक करके अपने देश के रखवालों को बचाने के लिए निकल जाती थी। उनकी कहानियां सुनाई जानी चाहिए, और उन कहानियों से आगे आप आइए। कर्नल एम.एन. रॉय की कहानी मैं सुनाती हूँ, जिनकी कहानी कितने मोर्चे उपन्यास का अंतिम चैप्टर है। मेरे घर के पड़ोस में वो एक महिला शिफ्ट हुई, हम 380 के करीब घर थे। देखिए, सब एक दूसरे से परिचित नहीं हो सकते। मुझे एक दिन पता लगा कि एक पार्थिव शरीर आने वाला है। मैं गई, मेरे साथ बहुत सी अन्य महिलाएं थीं। मेरी उस महिला से पहली मुलाकात थी, और वो भी तब जब वो अपने पति की पार्थिव देह का इंतजार कर रही थी। उसके बाद उस महिला से मेरा वही परिचय, बुहरान वानी का नाम आपने सुना होगा। उस आतंकी ने अपने पिता को ढाल बना के हमारे कर्नल एम.एन. रॉय को गोली मारी माथे में, वो वहीं के वहीं शहीद हो गए। ये 27 जनवरी की बात है, जबकि 26 जनवरी को उनको राष्ट्रपति से सम्मान पत्र घोषित हुआ था। उसी के अगले दिन वो शहीद हो गए। इन वीरों की कहानियां घर घर तक पहुंचाई जानी चाहिए। आप सोचिए कि कैसे एक व्यक्ति अपनी जान देने की बात सोच लेता है। हाँ, सेना जान देने वालों की नहीं है, सुरक्षा करने वालों की फौज है, फिर भी ये जानते हैं कि हमारी जान जा सकती है। तो अपने बच्चों को वीरता की कहानियां जरूर सुनाइए। और उन कहानियों को जानने के लिए हम जो पीछे जाते हैं अपने महापुरुषों तक, वहाँ है। देखिए, एक चारुलता आचार्य नाम की एक महिला हैं, उनके पति की डेथ होती है,
और कैसे ये हमारे लिए ये सुनना आसान है कि उनके पति की डेथ हुई, लेकिन इसका वर्णन इन्होंने जिस खूबसूरती से किया है। चारुलता याद करती हैं कि कैसे फोन पर किसी ने उनके पति के बारे में पूछा। चारुलता को फोन आता है, वो फोन के पास जाती हैं, फोन उठाती हैं और फोन काट दिया जाता है। जब उन्होंने बताया, उनसे पूछा उनके पति के बारे में, उन्होंने बताया कि वे उनकी पत्नी बोल रही हैं, तो फोन काट दिया गया। दूसरी तरफ वाली महिला ने 2 बार और फोन किया, लेकिन जब हर बार चारुलता ने फोन उठाया तो उसने फोन काट दिया। चारुलता को गुस्सा आ गया और वे सोचने लगी कि आखिर ये महिला कौन है जो उनके पति के बारे में इतनी पूछताछ कर रही है लेकिन बात नहीं करती है। अंत में चौथी बार जब उनकी सास ने फोन उठाया, तब उन्हें बताया गया कि आपका बेटा मेजर आचार्य वो शहीद हो गए हैं। अब वो जो फोन करने वाली है वो क्या सोच करके फोन बार बार, जैसे ही उसको मालूम चलता होगा कि मैं कैसे ये एक पहाड़ इनके ऊपर तोड़ूं, और कैसे वो जो पत्नी है और कैसे वो जो लिख रही हैं, जब उसने इनको बताया होगा, तो अगर हम उस पूरे दौर में जाएं तो हमें लगता है कि मतलब ये मैंने पढ़ा इसको और बड़ी देर तक चुपचाप बैठा रह गया, यह सोचते हुए कि कैसा महसूस किया होगा। तो मैं इसमें सब है, और मैंने जैसे पहले कहा, आप ये प्रभात से मंगाएंगे, हो सकता है ये अमेज़ॉन पे हो या कहीं हो, फ्लिपकार्ट पे हो। जो अभी वंदना जी ने मेरे मन की बात कही, पढ़िए, बिना पढ़े आपको कुछ नहीं मिलने वाला। पर अभी आप हमको अगर अमरीन जी बताना चाहें ऐसा कोई एक और तजर्बा, आपका कोई अनुभव हो चारुलता जी जैसा, तो प्लीज़ बताएं। सर, चारुलता जैसा तो नहीं, लेकिन एक थोड़ा अलग। जो मेरी दूसरी किताब है, मैं ऐसे मुद्दों पे लिखती हूँ जिन पे पहले किसी ने नहीं लिखा। तो मेरी दूसरी किताब है हमारे विकलांग सैनिकों पे। आप ये सोचिए, जिस देश में हर दूसरे तीसरे दिन आपको खबर मिलती है कि सैनिक शहीद हो गया है, वहाँ पे विकलांग कितने होंगे। और उन पे जब मैं किताब के लिए रिसर्च करने चली, तो यकीन मानिए मुझे एक बुक, एक रिसर्च पेपर नहीं मिला डिसेबल्ड सोल्जर्स पे। मुझे ये बहुत अफसोस होता है जब ये एहसास होता है कि बहुत अवेयरनेस की कमी है हमारी जनता में, डिफेंस सर्विसेज को लेके, सोल्जर्स को लेके, उनकी फैमिलीज़ को लेके, स्ट्रगल्स और सैक्रिफाइसेस को लेके। ये एक और रीज़न है जिस वजह से मैं लिखती हूँ। तो दूसरी जो मेरी बुक है उसका एक मैं बताती हूँ आपको। एक थे कैप्टन कार्डोजो थे 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर में, और वॉर के दौरान उनका एक पैर जो था वो बिल्कुल घायल हो गया था और एक श्रेड, ज़रा से फ्लैश से लटक रहा था, और उनको डॉक्टर की ज़रूरत थी, खून बहे जा रहा था बुरी तरह से। और उनके सीईओ ने कहा कि ऐसा है, हमारे पास अभी डॉक्टर नहीं है, बट वो पाकिस्तानी डॉक्टर है, उनको मैं बुलाता हूँ, वो तुम्हारे ऊपर सर्जरी करेंगे। वो कैप्टन कार्डोजो, उन्होंने बोला नहीं, पाकिस्तानी मुझे नहीं छुएगा, और बेहोश होने वाले थे, लॉस ऑफ ब्लड इतना ज़्यादा हो रहा था। मैंने कहा, कर्नल, अपने सीईओ से कहा, अगर मैं बेहोश भी हो जाता हूँ, प्लीज़ इंश्योर कि किसी पाकिस्तानी का ब्लड या कोई मुझे पाकिस्तानी आके छुए ना। डॉक्टर थे नहीं। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने, खुकरी होती है इन्फेंट्री ऑफिसर्स के पास, गोरखा, उन्होंने खुकरी से जो भी थोड़ा बहुत पैर बचा था उसको काट डाला, बैंडेजेस किए, और वापस नहीं गए कि हॉस्पिटल जाएंगे, आगे चल दिए लड़ाई के लिए कि 1971 वॉर की वॉर हमने ऐसे जीती है। ये किस्से हैं जिन पे हम पले बढ़े हैं, ये हमने सुने हैं, साथ में जिए हैं। ये मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के थ्रू, अपनी राइटिंग्स के थ्रू हर कोने तक पहुँचे। सामने अगर कोई सवाल पूछना चाहे, और अमरीन जी को मेरी एक सलाह है कि इनको इस पर स्टोरी सेशंस, अब तो कहानियाँ मंचों पर पढ़ी जाने लगी हैं, वो ज़रूर कराना चाहिए, आपको सोचना चाहिए। और इसके पहले कि कोई और तैयार हो, हम अपने पूर्व जो हमारे केंद्रीय मंत्री साहब हैं सामने बैठे हैं और उन बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, मैं अपनी ओर से उनको माइक देता हूं कि आप एक सवाल ज़रूर पूछें। ये लियो भाई, माइक है वहाँ। आरपीएन सिंह साहब सामने। बहुत ही आपने दिलचस्प तो नहीं कहूँ, कह सकता हूँ, पर बहुत ही दिल छूने वाली कहानियां आपने बताई। परंतु अब आर्मी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम देख रहे हैं। जहां हम पतियों की बात कर रहे हैं, अब तो पत्नियां भी अब आर्मी में, अब महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान आर्मी में मोदी जी के सरकार में मिल रहा है।
तो इन महिलाओं को अब जो बैटल फ्रंट पे जाएंगी तो उसमें कैसा लगता है कि उसके अंदर क्या बदलाव एक देखा जाए, क्योंकि अब हम देखते हैं कि फ्रंट्स पे भी महिलाओं का डायरेक्ट आर्मी में एक बहुत बड़ा रोल बनते जा। आपका ये सवाल बहुत अच्छा है और बहुत सकारात्मक। मैं इस पर पहले भी कह चुकी हूँ, दूरदर्शन ने बात करने के लिए बुलाया था। हमारे पास अब वुमेन सोल्जर हैं, यानी वो आर्मी ऑफिसर्स हैं महिलाएं। महिला सिपाही भी होनी चाहिए। यदि एक महिला ऑफिसर हो के कमांड कर सकती है तो महिलाओं को युद्ध क्षेत्र में, देखिए अगर हमारी रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करती थी तो उनके पास एक बड़ी सी सेना थी। इस तरह से बांध दिया जाए कि महिलाएं सिर्फ शिक्षक हो सकती हैं या घर में बच्चे पालती हैं, ये ठीक नहीं। आपकी सवाल मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि महिला को हर रोल मिलना चाहिए और सैनिक वही बनेगी जो बनना चाहती है। तो ये फ्रंट पे महिलाओं के जाने की बात से मैं सहमत हूं और हमारी सेना बल्कि मुझे लगता है कि इस विषय पे बात भी कर रहे हैं, वहां पे बातचीत चल रही है इस पे। और कोई सवाल किसी की? हाँ, बात दीजिए भाई, तरह दीजिए। अपना नाम जरूर बताइएगा। सवाल, हाँ सवाल। आवाज आ रही है? हाँ, बस। क्या सर, हमें ऐसा नहीं लगता कि ये जो शौर्य गाथाएं हैं ये हमारे पाठ्यक्रम का भी हिस्सा होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी आने वाली पीढ़ियां को अच्छा संदेश जाएगा। जी सर, और बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि जिस हिस्ट्री की आज सुबह से बात हो रही है उस हिस्ट्री में लोग कहते हैं कि हम इतने राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ते हैं, एक चैप्टर तो हमारे सैनिक के बारे में होना चाहिए। कैप्टन विक्रम बत्रा हैं, अरुण खेत्रपाल हैं, क्या क्या शौर्य गाथाएं हैं। बच्चे हमारे पढ़ेंगे तभी तो उन्हें पता चलेगा। हमने बचपनों में पढ़ी होती, हमारे करिकुलम में होती। बहुत बचपने से मत शुरू करिए, 5th 6th से शुरू कर दीजिए। मध्य प्रदेश में भोपाल में मेरा एक सेशन था और ये वाली बुक लॉन्च हो रही थी, डिसेबल सोल्जर्स वाली। वहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक थे और उन्होंने बोला कि मैम मैं प्रपोजल भेजना चाह रहा हूँ कि इस तरह की कहानियाँ स्कूल लेवल से स्टार्ट होनी चाहिए और हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि सैनिक क्या करते हैं, क्या उनकी सैक्रिफाइसेस और स्ट्रगल्स होते हैं। थैंक यू। मैं आपकी बात से सहमत हूं अमरीन। मैं रेजांगला वॉर की बात कर रही थी। रेजांगला युद्ध विश्व के 10 महानतम युद्धों में से एक युद्ध है ये, और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिस बेल्ट के सबसे ज़्यादा शूरवीरों ने वहाँ पे अपनी प्राणों की आहुति दी, उन दोनों राज्यों में यहाँ किसी भी कोर्स में इनकी कहानियाँ नहीं पढ़ाई जाती। वो तो इनकी कहानियाँ जनमानस में फैली हुई हैं, तो हमें मालूम है। ये एक बहुत बड़ी कमी तो है जिसे दूर किया जाना चाहिए। ये जो इन्होंने पाठक जी ने बात कही, बहुत ज़रूरी बात कही है। और जैसे लखनऊ में ही जिस समय ये कारगिल शुरू हुआ तो एक मनोज पांडे की बात आई और उसके पहले एक केवलानंद की बात आई थी। केवलानंद अपनी वाइफ से मिल के गए और कहा कि मैं देखो भी जा रहा हूँ और फिर जब आएंगे तो घर का ये काम करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया कि नहीं मैं बिल्कुल आगे जा रहा हूँ और बच्चों का और परिवार का, माँ का ख्याल रखना। फिर वो लौटे नहीं। अब इस कहानी में अंदर अगर हम उतरें और उनको बाद में मिला वो बात में क्या गैलेंट्री का अवार्ड मिला था उनको, तो ये कहानियाँ बेशक पढ़ाई जानी चाहिए और बिल्कुल ये हमारे कोर्स में जानी चाहिए। एक आखिरी सवाल हम लोग और लेंगे, किसी का है? हाँ बताएं। जी नमस्कार, मेरा नाम नीरज सिंह है। मेरे पिताजी बंगाल इंजीनियर्स में थे। 18 मई को शहीद हो गए थे कारगिल के समय में। तो मैं मतलब हम लोग 5 बच्चे थे। जो माता मेरी गांव से निकलकर शहर में आई सन 2000 में और हम लोगों को पढ़ाया लिखाया। और आज के समय में मतलब मैं भी एक अच्छा पढ़ लिख के अच्छा काम कर रहा हूँ। छोटे भाई हमारे अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही हैं, अभी देशों में अपना झंडा फहरा दिया है और अभी वियतनाम हो जा रहे हैं। परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको झंडा दिया हुआ है जाने के लिए। छोटी बहन मेरी है, वो नेशनल खेली हुई है हॉकी खो खो। तो मतलब सभी लोग वेल सेटल हैं और मतलब ऐसा नहीं लगता है कि पिताजी चले गए हैं। मैं आपसे मतलब ये गुजारिश करना चाह रहा था कि अपने आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को एक संदेश जाए कि जो जिस जनपद में जो लोग इस तरह के शहीद हो गए हैं उनके नाम से उनके तहसील और जिले में सड़क, स्टेडियम या इस तरह का जो भी है उसका नाम रखा जाए।
में जाइए भाई इस बात पर, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। ये बहुत अच्छा संदेश है आपका, और मैं यही आशा करूंगी कि हम लोग इतने ज़्यादा जागरूक हो जाएं, इतने ज़्यादा अवेयर हो जाएं कि ये भैया जैसे लोगों को खड़े होके अपील ना करनी पड़े और खुद ब खुद उनके शहीद पिता के नाम एक रोड हो, एक स्मारक हो, जहाँ उस सिटी के सारे लोग भी जा सकें, उनकी फैमिली भी जा सके। यही एम है कि इतनी जागरूकता आ जाए हम लोगों में। एक आग्रह है आप सबसे है कि आप अपने आसपास प्लीज ये तलाशिए कि कौन सैनिक जा चुके हैं इस दुनिया से ड्यूटी पे और उनके परिवार पीछे रह गए हैं। आप जिस तरह मंदिर जाते हैं ना, साल का एक दिन अपने अपने परिवार के साथ उनसे मिलने चले जाइए। फूल नहीं चाहिए उन्हें, आपकी दुआएं, आपका प्यार, सपोर्ट उन्हें हिम्मत दे देगा। बहुत धन्यवाद। और उनसे मिलना मुश्किल नहीं है। हर ज़िले में, हर डिस्ट्रिक्ट में ज़िला सैनिक कल्याण बोर्ड होता है। आपको वहाँ जाना है, उनसे रिक्वेस्ट करना है कि यहाँ के जो वीर सैनिक थे उनकी डिटेल्स बताइए, और आप मान लीजिएगा इतने निकलेंगे, आपके गोरखपुर से इतने ज़्यादा सैनिक निकलेंगे कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो यू विल बी वेरी प्राउड कि आपके शहर से इतने दिग्गज सैनिक हुए हैं। तो थोड़ा सा तो हमें भी करना पड़ेगा एफर्ट, लेकिन प्लीज़ ज़रूर करिएगा उन सैनिकों के लिए जो एक ऑर्डर पे अपनी जान देने को तैयार हैं इस देश के लिए। थैंक यू सो मच। ये हम जैसे अमृत मंथन हुआ था ना, तो अब उसमें से देखिए कितनी चीज़ें निकल करके आईं। एक उन्होंने बात कही, आपने कहा, और ये बहुत अच्छी बात कही कि हम लोग समाज, ये सब एक दूसरे के हम लोग काम आते हैं। कभी किसी को खाना देते हैं, कभी किसी के लिए लंगर लगाते हैं, कभी किसी को हम मेडिकल की सहायता देते हैं, बहुत करते हैं। लेकिन मैं आपसे तो खास करके, और जो बाकी जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, जो और लोग बैठे हैं, जो आप ये काम करते हैं, ज़रूर करिए। और मैं भी इसको, देखिए, मुझे भी एक लर्निंग हमारे लिए हुई कि उन परिवारों से जो वहाँ रह गए हैं, जो ज़िला सैनिक कल्याण अधिकारी का दफ्तर है, वहाँ इनका सारा डिटेल है, हर शहर में, हर ज़िले में ये हैं, वहाँ से लेके उनसे मिलने ज़रूर जाना चाहिए। कम से कम हम ये मान के चलें कि होली दिवाली तो हम ज़रूर जा सकते हैं उनके यहाँ, उनके एक बार उनसे मिल के साल में एक बार, उनको बहुत अच्छा लगेगा। और जैसा ये भाई कह रहे थे कि आगे बढ़े, और ये महसूस नहीं तो शायद इनको ऐसे लोग मिले हों कि ना महसूस हो पाए। और इस किताब में जो अच्छी बात है, पूरी किताब जो मेरी जहाँ जहाँ नज़र पड़ी थोड़ी देर के लिए, बहुत पॉजिटिव नोट पर चलती है। यानी आप, संघर्ष है, लेकिन संघर्ष से कोई हार नहीं मान रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, वो जज्बा जो आ रहा है कि वो जीत के दिखा रहा है, ये कहानियाँ इसमें हैं। तो ये तो कोर्स में जाने के लिए बिल्कुल एक तैयार रखा हुआ है और हम सबको बहुत प्रेरणा देता है। तो मैं हमारे साथ अमरीन जी को बहुत बधाई देता हूँ, वंदना जी को, कि उन्होंने इतनी अच्छी बातें कही, हमको सीखने का अवसर दिया, मौका दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।